बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़ातिन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुकून हो, और अल्लाह करे यहाँ भूख और अफलास भी ख़त्म हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें? जी, वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाबात के लिए परवेज़ ज़िलाही और हमज़ा शहबाज के दरमियान इत्तेफाक हुआ है कि ये इंतखाब 22 जुलाई को होंगे। हमज़ा शहबाज 17 जुलाई तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 3 माह का बहरान 3 सेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है। और अदालत में बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान ने इंतखाबात तक हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और क्या सूरत हाल है, और ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं 17 जुलाई को पंजाब में, वो क्या रंग लाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं और दोनों पुरुम्मीद हैं कि उनके लोग जीतेंगे। और यकीनन अखाड़े में जितने लोग होते हैं वो इस तरह पुरुम्मीद तो होते हैं, लेकिन जायज़ा लेंगे कि ज़मीनी सूरत हाल क्या है। फिर महंगाई का एक और बम गिर गया, और पेट्रोलियम मसनूआत तो रात को महंगी कर दी गई थी, आज LPG भी महंगी कर दी गई है। और जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं, LPG महंगा होता है, तो फिर दुनिया की, घर की हर चीज़ ही महंगी हो जाती है और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसके क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पर भी जायज़ा लेंगे। फिर आज अमेरिका, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, भूटान और सूडान के सफ़ीरों ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को असनाद सफ़ारत पेश की। और उसके बाद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या बातचीत की गई है और आइंदा के लिए किस तरह के लाएअमल का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब ये आज जो अदालती कार्रवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया है, ओवरऑल इस पर तजिया करें, इस पर बताएँ जनाब कि आपके ख़्याल में ये फ़ैसला कैसा रहा है। अलवी साहब, एक तो इस फैसले पे बात करने से पहले हमें पिछले 3 माह की कहानी थोड़ी सी नाजरीन के लिए बयान करना होगी। जी ज़रूर। 3 माह तक पंजाब में एक तमाशा लगा रहा। उसमें मैं समझता हूँ कि अदालत के बाद फैसले भी ऐसे आए लाहौर हाई कोर्ट से, जी हाँ। जिन्होंने मामला हल करने की बजाय मामला उलझा जिनसे। और फिर आपने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ होटलों में ऐसे मेंबरान को छुपा के रखा गया और बंद कमरों में, जैसे ये चूज़े रखते हैं डरबों में। ऐसे ही। फिर इस दौरान ये हुआ कि एक इलेक्शन हुआ जनाबे वाला फ्लैटीज़ होटल लाहौर में। जी हाँ। अच्छा, वहाँ एक बंदा वज़ीर आला बन गया। फिर उसी बंदे को कुछ दिनों बाद ख्याल आया नहीं, असम्बली में बनना चाहिए। फिर असम्बली में इजलास नहीं हो रहा था तो वो गैलरी में बन गए। वो गैलरी में आप भी चूँकि जाते हैं पार्लियामेंट, आपको पता ही है गैलरी या मेहमानों के लिए होती है या सहाफ़ियों के लिए होती है, ऐसे ही है। मेंबरान के लिए तो होती नहीं। जी हाँ। तो जो रवायात थी पंजाब असम्बली की, उस हवाले से वो इंतखाब गलत थे। ठीक हो गया। इस दौरान पुलिस भी मुदाखलत करती रही, सही। हालांकि पुलिस असम्बली में आ ही नहीं सकती, रवायत ये थी। फिर जो गवर्नर थे उस वक़्त, उमर सरफराज चीमा साहब, वो भी आईन कानून की बातें करते रहे। उन्होंने कोई सदर को ख़त लिखा, कोई किसी को ख़त लिखा, सही। वो लिखते रहे। तो ये एक तरह से ये ड्रामा चलता रहा। फिर वो जो एक और फैसले के ज़रिए वही जो वज़ीर आला साहब थे, पता नहीं अब इस्लामाबाद से ताकत जाती थी तो वो ज़बरदस्ती एक वज़ीर आला बन गए, जिससे आज बिलाखिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने ये कहा कि वो जो इंतखाब हुआ था वो कालदम है। ठीक। वो वज़ीर आला इलेक्टेड नहीं हुए, लेकिन चूँकि हमने कारोबार हयात चलाना है, सूबे का मसला है, तो हमज़ा शहबाज जो हैं वो एक आर्जी वज़ीर आला या निगरान, वो नाम सुप्रीम कोर्ट ही देगा उसको क्या नाम देना है, तो उस तरह ये मामला चलाएंगे 22 तारीख तक।
सही हो गया। लेकिन ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं ना, ताकि आप यहीं आपको आगे बात करने का मौका मिले, फवाद चौधरी ने ये पॉइंट रेस किया सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा कि हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला रखा जाए, कहा जाए, तो चीफ जस्टिस जनाब अता बंदयाल ने फरमाया कि आप ये इस तरह की बात ना करें। वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा ना कि हम खुद वो टाइटल देंगे, हाँ जी, लेकिन इंतखाब कालदम है। सही। वो तो आपको पता है, कल हाई कोर्ट ने भी कालदम करार दे दिया था इंतखाब। वो तो तरीकाकार ही अजीब व गरीब था ना एक। तो वो स्पीकर कौमी असम्बली ने हलफ लिया, वो भी एक रवायात के खिलाफ था। तो वो सारा अमल एक तरह से एक सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम था। ठीक है, ये बात चीफ जस्टिस साहब की दुरुस्त है कि 3 महीने सियासतदान एक दूसरे से लड़ते रहे, उलझते रहे। आपको पता है, ये जो बजट सेशन है ये भी पंजाब असम्बली में नहीं हुआ, ये वान इकबाल में होता रहा जी हाँ। और वहाँ दो मेंबरान बेचारों के ये टखने भी ज़ख्मी हो गए, वो फिसल गए। एक मर्द फिसल गया एक दिन, एक खातून फिसल गई। तो यानी असम्बली से बाहर इजलास होता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये गुत्थी सुलझाई है। इसमें देखिए, हमारे जैसे हाई कोर्ट का एक आर्डर हुआ इलेक्शन कमीशन को कि जनाबे वाला वो 5 मेंबरान अनाउंस करें जी, तो कई दिन उन पे असर ही नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल असर हो रहा है या होने वाला है, वो मेरा ख्याल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कुछ तफसीलात मंगवाई हैं जो ऊपर वाले नाम है उनसे, उनके हल। वो अच्छी बात है, कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है जो कानूनी बात है मज़हर अल्लाह साहब, जो ये मखसूस नशिस्तें हैं इसके ऊपर तो होता है ओवरऑल सारी सूरत हाल के बाद। इलेक्शन अभी हो रहे हैं, अगर उसमें गड़बड़ हो जाए, वो तनासुब न रहे, तो फिर इनकी पोजीशन क्या होगी? नहीं अली रज़ा अलवी साहब, इसमें ये होता है, जो इलेक्शन लॉज हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि जब जनरल इलेक्शन होता है उस वक्त जो रेशो आ जाती है, अच्छा, जो तनासब बनता है, पार्टियों को उस तनासब से सीटें दे दी जाती हैं। बीच में पार्टियों के मेंबरान मर जाते हैं, ठीक है, फौत भी हो जाते हैं ना, सही है, तो तनासब वही रहता है। नहीं, ये तो एक मखसूस कैफियत बन गई ना, 25 बंदों की भैया के वक्त, ये इक्का दुक्का फौतगी तो नहीं है। वैसे समझने के लिए और समझाने के लिए नाजरीन के कानूनी वही कैफियत है। अच्छा, इसलिए कि वो लोग डी सीट हुए हैं। अच्छा, डी सीट होना एक मतलब मर जाना ही है उस सीट से बंदे का, ठीक हो गया कि आप उसके मेंबर ही नहीं रहे। यानी आपका कहना है कि अगर यहाँ अब नून लीग के लोग, ज़ाहिर है 20 सीटें हैं जहाँ इलेक्शन होगा, जी हाँ, उन 20 सीटों में 2, 4, 6 नून लीग जीत जाती है, जो कि पहले 20 की 20 पीटीआई की थी, तो तनासुब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ओके, अगर वो असर पड़ेगा, आप देखिए ये केस लेकर गए थे पीटीआई वाले कि नून लीग को 1 सीट ज़्यादा दी हुई कौमी असम्बली में माइजा हमीद की, उसमें अजीम चौधरी साहब ज़्यादा एक्टिवली जाते रहे कि उनकी मिसेस का नाम था, तो वो कहते थे देखे इसमें इन्होंने ये किया वो किया, कोई कानूनी नुक्ते निकालते थे कि इस रेशो से ये देखें ये बनता है। वो कुछ आज़ाद अरकान बाद में शामिल हुए थे पीटीआई पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रेशो वही निकाली थी जो मखसूस दिन होते हैं शामिल होने के। ठीक हो गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है ना कि अलवी साहब आप आज़ाद हैसियत में जीत के हैं, इतने दिन है आपके पास, आप किसी पार्टी में शामिल हो जाए। ठीक है, अगर आप पार्टी में शामिल हो गए तो उस पार्टी को आपका हिस्सा मिल जाएगा, गुड, मखसूस नशिस्त। ठीक है, बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नहीं शामिल होते, सही है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चलें, ये ठीक हो गया, आपने ये बात दे दी, इसका जवाब दे। आज अदालत उस्मा ने 2 पॉइंट्स रखे पीटीआई के पास। 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि ये कल वाला इलेक्शन 2 तारीख वाला आप जनाब मान जाएं और 2 तारीख को हो जाएगा और मामला क्लियर। और दूसरी बात ये है, दूसरा ऑप्शन भी सुन लें, दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर या तो आपको 17 जुलाई तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब तस्लीम करना होगा। और पीटीआई ने पहले की बजाय दूसरा ऑप्शन कबूल किया। बिल्कुल सही है, इसलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन कबूल किया कि अभी उनको 5 सीटें मिल भी जाएं
तो उनके पास बनेंगे मेंबर 173 और हमजा शहबाज के पास 176 हैं। तो 5 मिलने के बाद भी 173 होंगे तो अक्सरियत तो उनके पास नहीं आएगी, अक्सरियत हमजा शहबाज के पास रहेगी। ऐसे ही है। फिर उनके मेंबरान हज पे भी गए हुए हैं जी। इसमें मैं समझता हूं कि पीटीआई से ज़्यादा जो मुनासिब गुफ्तगू की है असम्बली के हवाले से, इंतखाब के हवाले से, वो चौधरी परवेज़ लाई ने की है। और जब हमजा शहबाज ने फैसिलिटेशन की बात की तो चौधरी परवेज़ लाई ने जवाब दिया कि जनाबे वाला, मैं ही वो स्पीकर हूँ जो हमजा शहबाज के प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहा। ठीक है। मैं इनको तहफ़्फ़ुज़ देता रहा हूँ बतौर मेंबर। ठीक है। मैं कस्टोडियन हूँ उसका। ठीक हो गया। उनकी गुफ्तगू ज़्यादा मुतासर कुन रही वकला से, हालांकि वो वकील नहीं है, लेकिन वकला से कहीं ज़्यादा उनकी गुफ्तगू अहम रही। जाहिर है बाकी पीटीआई ने जो दूसरा ऑप्शन कबूल किया, उनके पास दूसरा ऑप्शन कबूल करने के अलावा चारा नहीं था, चूँकि 3 का फ़र्क तो हर सूरत में बरकरार है। आप हज वाले बंदे भी बुलवा लें, पूरे सारे के सारे आ जाएं, तब भी वो फिगर पूरा नहीं होता। और बल्कि जो नाराज था न्याजी, वो भी वापस आ गया। नून लीग का मुनर्रिफ फैसल न्याजी जो था, उसका पहले चांस था कि पीटीआई में देगा, आज उसने बयान दे दिया कि नहीं, मैं नून लीग को ही वोट दूंगा, हमजा को दूंगा वोट। वो तो देखे 5-6 बंदे हैं। हाँ जी। वो एक चौधरी अशरफ अंसारी है, एक मौलाना गयासुद्दीन है, एक वो शरकपुरी साहब है। शरकपुरी भी मिल गए थे हमजा को। 2-3 के हमने इंटरव्यू भी किए थे अपने प्रोग्राम में। अब ये है कि उनको पता है, सही है, अगर जिस मेंबर ने वोट दे दिया फारूक डी सीट, वो डी सीट वही जो पीटीआई पे लगी है, इन पे भी वो लगेगी। किसी का भी हो, बिल्कुल एक कानून बन गया, ये बड़ा अच्छा पीपल्स पार्टी का हो, वो पीटीआई का हो, वो किसी का भी हो। सही है। अब एक डिसीजन ये होना चाहिए, ये केस अदालत में है और रहनुमाई भी अदालत ने करनी है कि ये जो लगाई है शेक इन पे, इसके तहत नाहली कितनी होगी। नाहली की मुद्दत का तयन नहीं हुआ। ठीक है। बंदे डी सीट जरूर हुए हैं, हाँ जी, लेकिन नाहली की मुद्दत का तयन नहीं हुआ कि आया ये 5 साल के लिए नाहल होंगे या ये 10 साल के लिए नाहल होंगे या ये उम्र भर के लिए नाहल होंगे। उसका फ़ायदा उठाते हुए, चूंकि वो फैसला नहीं हुआ, सही है, तो वही लोग जो कल तक मेंबर असम्बली थे, वही नून लीग का टिकट लेके खड़े हो गए। सही है। ये उसका फ़ायदा उठाया। जी हाँ। अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 जुलाई से पहले कि इनकी नाहली इतनी इतनी है, फिर एक नया रौला पड़ेगा। हाँ, फिर एक और पढ़ सकता था, लेकिन जाहिर है कि ये सज़ा कुछ कम तो नहीं है कि एक बंदा रुकने असम्बली है और उसको उससे महरूम कर दिया जाए वफादारी तब्दील होने पे। तो बहरहाल, अच्छा, अगर एक और इशू की तरफ बढ़ते हैं, ये 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ये होगा 22 को वज़ीर आला वाला। अब 17 पे आ जाते हैं। ये जो 17 को 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, उसमें आपको क्या क्या लग रहा है, क्या पोजीशन किसकी क्या होगी? या 20 की 20 सीटें पीटीआई ले जाएगी या नून लीग कुछ छीन लेगी, उसकी तादाद में इजाफा मज़ीद हो जाएगा? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की है कि जनाबे वाला, ये जो नॉन इलेक्टेड वज़ीर आला होगा, मिस्टर हमजा शहबाज शरीफ, जिसको हम नाम देंगे कायम काम का, आरजी का या जो भी, उसके इख्तियारात यहाँ तक महदूद होंगे। वो एक मुख्तसर कबीना के साथ रहेगा और वो तरक्याती काम भी नहीं कर सकेगा और वो तबादले भी नहीं कर सकेगा और वो इलेक्शन कमीशन के ये सारा हदूद कर दी है, उसको महदूद कर दिया। अब उसमें देखिए कि बाद हलकों में नून लीग का वोट है और उन्हें तगड़े उम्मीदवार भी मिल गए, लेकिन ये जो पीटीआई के चेयरमैन ने एक चीज़ फैलाई है ज़मीर फरोशों के ख़िलाफ़ कि लोटों को वोट नहीं देना उनकी मुहिम है, उसमें जो बड़ा किरदार और अदा किया जा रहा है वो महंगाई कर रही है। सही है।
महंगाई लोगों को हुकूमत से मतनफ़र कर रही है। ठीक है। लोग जो 20-25 हज़ार कमाने वाले हैं वो ज़िंदगी का रिश्ता बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सही है। महंगाई पे हम तफसील से अगले सेशन में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, मसलन ये असर होगा हाँ, ना। असर है। इमरान खान ने ये अभी जो नया नारा बड़ा ज़बरदस्त दिया, वो उन्होंने दिया चोरों को रिलीफ, गरीबों को तकलीफ। ये एक और नया नारा है। हाँ जी। अब ये देखिए ना, अगर हुकूमत सीरियस होती मईशत पे तो गरीबों पे बोझ डालने की बजाय मिस्टर नवाज शरीफ की जायदाद या पैसे अरबों डॉलर वापस आते, मिस्टर आसफ अली जरदारी के अरबों डॉलर वापस आते, फिर तो लोग समझते कि यार इनको हमारी बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान की। अब वो बाहर वहीं के वहीं पड़े हैं और यहाँ मियाँ साहब तकरीर करते हैं, छोटे मियाँ साहब, कि कुर्बानी देना पड़ेगी, मुश्किल फ़ैसले हैं, फ़लाँ है फ़लाँ है। मुश्किल फ़ैसले कौमों की ज़िंदगियों में आते हैं, लेकिन मुश्किल फ़ैसले वो कौमें तरक्की करती हैं जिनका सरबराह कुर्बानी देता है। ये नहीं हो सकता कि सरदार कुर्बानी ना दे और बाकी पूरा गांव जो है वो ज़िबा हो जाए। ये नहीं हो सकता। सही। ये तारीख नहीं बताती कामयाबी ऐसे। अच्छा, आप तज्जिया कर रहे थे कि कितनी सीटें नून लीग ले जाएगी या कुछ नहीं लेगी, ये चले कोई एक कर दें, एक खुफिया सर्वे कर दें, एक खुफिया सर्वे है। मैं पेशगोई क्या जी, खुफिया सर्वे है। खुफिया सर्वे ये है कि वो बड़ा हैरान कुन है। उसमें पंजाब में नंबर 1 पे पीटीआई है, नंबर 2 पे टीएलपी है। अच्छा, ये हैरत होगी आपको और हमारे बहुत से सुनने वालों को कि सर्वे के मुताबिक नंबर 2 तहरीक लबैक है। सही है। जिसको कराची में बड़ी मुश्किल से हराया हमने आखिरी लम्हात में जाके 65 वोटों से। तो वो पंजाब में भी मकबूल है, ये सर्वे ने बताया। ठीक हो गया। सर्वे के तहत हुकूमती पार्टी जो नून लीग है वो 3रे नंबर पर है, मगर इनके 2-3 उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं नून लीग के। मसलन एक असद खोखर बड़े मजबूत हैं, ठीक हो। सईदुल्ला नवानी बड़े मजबूत हैं, आज़ाद सैयद में जीतते हैं। इस तरह एक दौर है। तो नून लीग 3 से 4 सीटें ले सकती है। ठीक है। फिर इंतज़ामिया का तड़का भी साथ होगा। अगरचे कहा गया है कि जी, मगर ये सियासतदान कहाँ कैदी रहते हैं, हदूदों क़यूद के कैदी होते सियासतदान तो हमारे मुल्क का ये हाल होता कभी भी ना होता। चूँकि सियासतदान हदूदों क़यूद के कैदी होते ही नहीं। ठीक है। तो 3-4 सीटें ले जाएगी नून लीग। 3-4 सीटें नून लीग ले जाएगी। कहने वाले तो कहते हैं 2 मुश्किल से लेगी, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 ले जाएगी। आपके ख्याल में 3-4 सीटें? ये भी उस वक्त कि अगर इमरान खान वहाँ एक्टिव ना हुए, जल्द से ना कर सके, या इनके उम्मीदवार ज़्यादा कोशिश ना कर सके। कोशिश से मुराद आजकल आपको पता है कि ये दौर किस तरह का है। यहाँ बहुत कुछ चलता है, बैनर्स भी बनते हैं, पोस्टर भी बनते हैं, दफ्तर भी खुलते हैं, अखराजात भी होते हैं। एक तो हमारे इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि जो अखराजात की लिमिट रखता है इलेक्शन कमीशन, क्या कभी उसने चेक किया कि लिमिट रख दी है जी 20 लाख से ऊपर खर्चा नहीं करेगा एमएनए, सही है, या 10 लाख से ऊपर एमपीए नहीं करेगा। ठीक है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने ये चेक ही नहीं किया कौन है जो 10 लाख में इलेक्शन लड़ता है। ये बिल्कुल एक बड़ा सवाल है जी कि कौन है जो अपने दिए गए बजट में, जो इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित में आते हैं, जो वो बताते हैं कि उन अखराजात के अंदर रहते हुए अपना इलेक्शन लड़ता है। ऐसा तो नहीं होता और उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, वो भी उठाएंगे, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का दुख। चंद इशराफिया को छोड़ के, चंद अमीरों को छोड़ के और चंद ज़्यादा दौलत वाले लोगों को छोड़ के पाकिस्तान के हर आम आदमी, हर सफ़ेद पोश का दुख और तकलीफ़, महंगाई।
और महंगाई भी बेतहाशा महंगाई। मज़र बरला साहब, चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और मामला बहुत आगे चला गया। 248 रुपये 74 पैसे 10 रुपये लेवी फ़ी लीटर पे लगा दी गई है। अच्छा जनाब, ये आसान नहीं हो गया काम? 500 का 2 लीटर सीधा काम हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। अवामी सतह पर जो सोशल मीडिया है, वहाँ अली रज़ा अलवी साहब लोग पूछते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं कि वो जो रोज़ महंगाई पे मार्च करते थे वो किधर गए? वो जो रोज़ महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे वो किधर गए? और चंद एंकरों के भी नाम लेते हैं, कुछ साफ़ियों के भी नाम लेते हैं कि वो कहाँ चले गए हैं, छुप गए हैं, किधर गए हैं, जो महंगाई पे बड़ा शोर डालते थे 3 महीने पहले। सही है। अब महंगाई है तो लोग कहते हैं वो किधर हैं भाई, पूछो। उन्हें बताएं वो जो बेचते थे दवाए दिल व दुकान। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, मैं 2-3 दिन लोगों में बैठा हूँ, पब्लिक में। आम बात पब्लिक ये करती है कि जनाबे वाला 3.5 साल लोड शेडिंग नहीं हुई, बिजली भी सस्ती मिली और लोग भूल गए यूपीएस को और जनरेटरों को भी भूल गए। तो अब अचानक क्या हुआ? ये बिजली को जिन्न खा गए, भूत खा गए, क्या हुआ, किधर गई? ये सवाल है लोगों का। ठीक है कि 3.5 साल हमें बिजली मिलती रही, अब किधर गई? वैलिड क्वेश्चन है। अब दूसरा वो सवाल करते हैं कि जनाब महंगी भी हो गई है, एक तो मिलती नहीं, एक महंगी हो गई है। आज सुबह मुझे एक ज़िम्मेदार ने बताया जो चावल के इलाके का है, उसने कहा कि मेरे गांव में 5 लीटर से ज़्यादा डीजल किसी को नहीं मिलता। क्यों? मैंने कहा जी वजह? मैंने भी यही हैरत से पूछा, जैसे आपने मुझसे पूछा क्यों, तो मैंने भी उससे पूछा। बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा भाई साहब, कीमतों का पता नहीं कब बढ़ जाए। तो वो जो बेचने वाले हैं वो उनका पड़ा मुनाफा हो जाए ना, वो बेच देंगे तो। आपको पता है ताजर तो ये सोच रखता है ना जी हाँ, कि अगर खुदकुशियों में इजाफा हो और रस्सा डालना हो तो वो रस्सा खरीद के बेचना महंगा शुरू कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो बिजली महंगी हुई, ये जो पेट्रोल महंगा हुआ, ये जो गैस महंगी हुई, इस सब का असर किस पे पड़ना है? गरीब आदमी पे। अच्छा जी, हमने जी सुपर टैक्स लगा दिया, ओके, बड़ी मेहरबानी। आपने फैक्ट्रियों पे टैक्स लगाया, आपने दुकानों पे टैक्स लगाया, रिजल्ट क्या है? बोझ किस पे है? एंड कंज्यूमर पे, जिसने खरीदना है उस पे है बोझ। बिल्कुल ऐसे ही है। फैक्ट्री वाले पे आपने 10 लाख टैक्स लगाया, वो 10 लाख उधर से मुनाफा कमाएगा। सही बात है। आज ही मुझे किसी ने बताया, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसने कहा जी वो हमसे पहले लेते थे 4500 रुपया, ये मेंटेनेंस, ये वो बिजली पानी फलाना फलाना मेंटेनेंस का, अब उन्होंने कर दिया है 8500। सुभान अल्लाह। मैंने कहा वो किस खुशी में? कहते हम गए हैं सोसाइटी की इंतज़ामिया से पूछा है, उन्होंने कहा जनाब बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है। हमने कहा भी इसका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा देखें, हम पानी आपको देते हैं, ट्यूबवेल चलता है, बिजली से चलता है, ना चले तो डीजल से चलता है, तो भाई वो बिजली तो महंगी हो गई है ना। तो लोगों को हर तरफ से महंगाई का सामना है। ठीक हो गया। यानी उनको सब्जी भी महंगी मिलेगी, गोश्त भी महंगा मिलेगा, आटा भी महंगा मिलेगा, चावल भी महंगा मिलेगा, कपड़ा भी महंगा, जूते भी महंगे, चाय भी महंगी। अच्छा, एक दो बातें अब ना, टाइम भी हमारे पास इस सेगमेंट में थोड़ा, लेकिन अभी क्योंकि बातें बड़ी अहम हैं, मैं चाहता हूँ वो हो जाएं, लोगों को पता चल जाए। एक तो ये जब बात बढ़ाते हैं, जब बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा किया धरा शौकत तरीन का है, इमरान खान की हुकूमत का है, उन्होंने जो मुआहदे किए थे IMF के साथ उनके ऊपर, उनसे वो पीछे हट गए, उनको ईमानदारी से आगे लेके चलते तो आज हमें ये गज़ब ना करना पड़ता। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। पहले वो ये कहते रहे, फिर जब IMF का प्रेशर आया तो मुकर गए
कि उन्होंने कोई मुआहदा नहीं किया। सही। और ये बिल्कुल ही मंतक के खिलाफ बातें हैं जो मिफ्ता साहब करते हैं ना, ठीक है। ये कोई मानता नहीं, दलील नहीं है। दलील ये है कि भाई ये आखिर कौन सी क़यामत आ गई कि 2 महीने में आपने इतनी महंगी कर दी। वो भी तो चला रहा था शौकत तरीन भी। ये कैसी क़यामत आ गई कि आपके पास बिजली नहीं है। मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैंने अभी आपसे पूछना ये भी था, चलें वापसी पे पूछ लेते हैं कि इसहाक डार के आने की खबरें हैं, एक जुमले में बता दें, वो आके संभाल लेगा सारा कुछ या क्या होगा? अभी भी वही चला रहा है और वो आने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा कि मुझे जाना है या नहीं। चलें जी, वो आने से पहले सोचेगा, लेकिन वहाँ जर्नलिस्टों से बातचीत करते हुए सागडार का कहना था कि मेरे फैसले जो हैं जुलाई के आखिर तक आ जाएंगे और मेरे वकील कह रहे हैं कि शायद मैं जुलाई के एंड तक पाकिस्तान पहुँच जाऊँ। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया, सागडार ने कहा कि भाई मेरे जाने का बता दिया गया है, ये नवाज़ शरीफ साहब का फ़ैसला है और शहबाज शरीफ को इस बात से आगाह कर दिया गया है और मैं आ रहा हूँ, तैयारी कर लो। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि आज सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी को अमेरिका, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, भूटान और सूडान के सफ़ीरों ने असराद सफ़ारत पेश की। और इस मौके पर बाद में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात में जब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और सदर ममलिकत से भी बातचीत के दौरान इस अज़्म का इयादा किया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। 75वीं सालगिरह जो पाकिस्तान की है वो शाय निशान तरीके से मनाई जाएगी और पाकिस्तान में माशी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कहा कि इस माशी दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तानी मार्केट जो है अमेरिकी कंपनियों के लिए हाजिर है, उन्हें चाहिए कि यहाँ सरमायाकारी करें। मज़हर बल्ला साहब। अच्छा, एक तो ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो कागजात मंजूर किए, कबूल किए, वो तो एक रवायती रस्मी कार्रवाई है। वो सफ़ीर आ गए, ज़ाहिर है ये जब सफ़ीर नामज़द होते हैं, लगते हैं, अगला मुल्क भी कबूल करता है उनको और ये फिर एक बाज़ाब्ता रस्मी कार्रवाई होती है जो हो गई। तो अल्लाह करे ये सारे एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें जो कबूल हो गए हैं। सही। अब अमेरिकी एम्बेसडर से जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, देखिए अमेरिकी एम्बेसडर से आयशा गौस पाशा और मिफ्ता साहब की भी मुलाकातें हुई। जी हाँ। 2 मुलाकातें हुई मिफ्ता साहब की, वो नाकाम हुई। नाकाम इस उम्र में हुई कि उन्होंने कहा कि हमारी मदद की जाए, माशी लिहाज से नहीं हुई। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बैरूनी कंपनियां सरमायाकारी करें। जी हाँ, सदर ममलिकत ने भी उन्हें यही बात की है। लेकिन गुजारिश ये है कि देखिए सरमायाकार जो है दुनिया का, वो ऐसे मुल्कों का इंतखाब करता है जहाँ सियासी हालात दुरुस्त हों, दुरुस्त है, मुस्तहकम हों, जहाँ अमन हो, जहाँ एनर्जी का क्राइसिस ना हो, ठीक है, और जहाँ खामखा टैक्सों की भरमार भी ना हो। ठीक हो गया। ठीक है, ये वो करते हैं। बिल्कुल सही है, यकीनन सरमायाकारी तो इसी तरह ही आती है। लेकिन इस मौके पर अमेरिकी सफ़ीर ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने जो उन्हें सहूलियात फ़राहम की थी अमरीकी अफवाज के इनख़िला में, उस पर भी शुक्रिया अदा किया गया। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने BGP के 2 अहदेदारों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के हवाले से तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू का भी बात की मज़म्मत भी की और कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम है वो भी ज़ेर बहस आए। अगली खबर की तरफ भी हमें बढ़ना है। मज़हर बल्ला साहब, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि रेडियो पाकिस्तान के पेंशनर्स जो हैं वो बड़े मसाइल का शिकार हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिली, क्या कहते हैं? एक तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बहाल करें, उनके मेंबरान को भी बहाल करें, नबी पाक से मोहब्बत का तकाजा है। देखिए रेडियो पाकिस्तान के 4000 मुलाजमीन हैं जिनको जून में पेंशन नहीं मिली। सही है। ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर तुर्बत, ग्वादर या खैबर से कराची तक है और नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक है, बड़े बड़े सीनियर और इसमें बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जी जिन्होंने सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रखा हुआ है। सही है। अब मसला उनके लिए ये है कि ईद सर पे है, वो बेचारे सोच रहे हैं भाई हमें
पेंशन क्यों नहीं मिल रही? और वो जो इजाफा अनाउंस किया था शहबाज शरीफ साहब ने 10%, वो भी नहीं लगा। दुरुस्त है। वो क्या लगता, पेंशन ही नहीं मिली जो असली पहले वाली थी वो भी नहीं अब मिली। रेडियो पाकिस्तान की जो इंतजामिया, उन्होंने कहा साढ़े को तो पैसे कोई नहीं, सही है। वजारत इतलात ने पैसे नहीं दिए। वजारत इतलात को चाहिए कि भाई वो उनका बंदोबस्त करें 19 करोड़ का, उनको पेंशन दें। और पेंशनर्स का क्या कसूर है? रेडियो की बड़ी खिदमत है। जी बिल्कुल सही बात है जी। ये रेडियो पाकिस्तान के 4000 मुलाजमीन की आवाज़ बनने की कोशिश की है जी टीवी ने, और हमारी ख्वाहिश है और हमारी गुजारिश है और हमारा मुतालबा है वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से भी और सेक्रेटरी इत्तलात शहीर शाहिद से भी और PIA मुबशर हसन से भी, जो जो भी लोग हैं इसको देखें जो ज़िम्मेदारान हैं और लोगों के मसले हल करने की कोशिश करें। आज इतनी, कल आपसे मुलाकात होगी फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।